हाँ जी, क्या हाल सबके। माई सेल्फ अमन अग्रवाल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर, एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स फॉर सीएफए लेवल 1 स्टूडेंट्स। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। सो हमें पहले क्या क्या ये चैप्टर में पढ़ना है, पहले वो हम लोग समझेंगे। क्लास का फ्लो क्या होगा मैं बता देता हूँ। पहले व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू स्टडी फॉर दिस, वो हम समझेंगे। फिर हम एक एक करके शेप समझेंगे। आज आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर। फिर नेक्स्ट क्लास पे हम समझेंगे कि सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। विल सॉल्व दी सम्स। ठीक है, समझ आया? चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला बोलता है एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम लोग को तीन चीज समझना है। पहला हो गया कि फाइनेंशियल उसको रिपोर्ट कैसे करना पड़ता है। हाउ दी कंपनी और दी हाउ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी रिपोर्ट्स दी लॉन्ग टर्म एसेट्स का थिंग इन द बैलेंस शीट। ठीक है। सेकंड इज, अगर उस पर कुछ इंपेयरमेंट या डी रिकॉग्निशन होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट। व्हाट इज इंपेयरमेंट एंड डी रिकॉग्निशन, आई विल लेट यू नो, नो वरीज। बट उसका इफेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कहां पे? अगर मान लो कंपनी कोई भी इंपेयर करती है, डी रिकॉग्नाइज करती है कोई भी एसेट को, एसेट लॉन्ग टर्म एसेट्स मतलब टेंजिबल या इंटेंजिबल, तो उसका इफेक्ट क्या होता है मेरा फाइनेंशियल्स पे। दैट इज ओनली मेजरली वही कंपनी का वैल्यूएशन आपको बताता है, करेक्ट ना? ठीक है। एंड द फोर्थ इज माई डिस्क्लोजर एनालिसिस। कंपनी को कैसे डिस्क्लोजर करना पड़ता है अपना लॉन्ग टर्म एसेट्स को, जैसे कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। सो मैं थोड़ा बैक साइड से जाऊंगा, मैं आपको डिस्क्लोजर से समझाऊंगा। अच्छा, उसके पहले लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होता है पहले वो मैं समझाते दो। लॉन्ग टर्म एसेट्स आर योर इंटेंजिबल्स एंड योर टेंजिबल एसेट्स। नाउ व्हाट इज टेंजिबल एंड व्हाट इज इंटेंजिबल, एक मिनट में आपको वो समझा देता हूँ। इंटेंजिबल इज विच एसेट्स यू कैन नॉट टच, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये सब आप टच करके आप नहीं देख सकते हो, बट दोज आर योर एसेट्स। आप पेटेंट को आप टच थोड़ी करो, करेक्ट? आपने कोई चीज का, कोई ड्रग का पेटेंट लिया या कोई कॉपीराइट, कोई आपका ट्रेडमार्क लियो, दैट इज योर इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल मतलब आप यू कैन नॉट टच एंड फील दैट एसेट, करेक्ट? Tangible assets is your property, plant and equipment. It can be your land, it can be your car, it can be anything. करेक्ट? मशीनरी कुछ भी हो सकती है। जो भी एसेट्स को आप टच करोगे, जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, दैट्स आर योर टेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स कब आप रिकॉग्नाइज करोगे, पहले वो मैं एक मिनट बता देता हूँ, सो दैट उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे आएंगे। ये डिस्क्लोजर्स कुछ भी तभी आप कर सकते हो जब वो आइडेंटिफाइबल हो। जैसे कि आप बोल सकते हो ये मेरा पेटेंट आइडेंटिफाइबल, ये मेरा पेटेंट है या ये ट्रेडमार्क है। सपोज मैंने अपना लोगो का ट्रेडमार्क लिया, तो आई कैन आइडेंटिफाई, ओके, दिस इज ट्रेडमार्क फॉर मी। मैंने एक गाड़ी खरीदा है, या मैंने आईपैड खरीदा है, या मैंने अपना मशीनरी खरीदा फॉर द क्लासेस, आई कैन आइडेंटिफाई दिस आर दी आइडेंटिफाइबल एसेट्स, तो मैं बोलूंगा हाँ ये मेरा टेंजिबल एसेट्स है। सेकेंड, उसका एक वैल्यूएशन आपको प्रॉपर होना चाहिए, मतलब यू कैन वैल्यू दैट एसेट। ऐसा होना चाहिए, मैंने अगर सपोज मैं कोई मशीनरी खरीदा है, आई नो आई कैन वैल्यू दैट। अगर मैंने कोई ऑफिस स्पेस खरीदा है, आई नो आई पेड सम प्राइस फॉर दैट। सो मेरे पास वो वैल्यूएशन है, कितने पे मैंने खरीदा वो प्राइस है मेरे पास, दैट शुड बी देयर। थर्ड इज, वो जो मैंने खरीदा उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेरे को फ्लो होने चाहिए। व्हाट आर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब उससे मेरे को कुछ फायदे फ्लो होने चाहिए। जैसे कि मैंने अगर आईपैड खरीदा, उससे मेरे को फायदा क्या होगा, मैं इसमें नोट्स बना पाऊंगा, मैं इस पे समझा पाऊंगा कि अच्छा ऐसे समझाना है, इट्स लाइक बोर्ड फॉर मी, करेक्ट? तब आप बोलोगे सर ब्लैक बोर्ड से तो महंगा है, ऑब्वियसली यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, करेक्ट? इस पे क्या होगा, मैं आपको वीडियो समझा पाऊंगा, आपको मेरे को कुछ दिखाना है वो दिखा पाऊंगा। मैंने अगर मशीनरी खरीदा है, सपोज मैंने कुछ नोट्स बनाने के लिए प्रिंटिंग मशीन खरीदा है, सो दैट कैन हेल्प मी टू गिव यू द बुक नोट्स, वहां से मैं रेम्यूनरेशन कमाऊंगा, करेक्ट? सर्विसेज दूंगा आपको, आई विल गिव यू गुड सर्विसेज। मैं खुद पे इन हाउस अगर प्रिंट करूंगा तो आई विल प्रिंट इन अ गुड क्वालिटी, तो वो मेरे लिए सर्विस आपको मैं दूंगा, तो वहां से मेरे को फायदा मिलेंगे, करेक्ट? जो फायदा मेरे को मिला, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो हुआ, देन यू कैन रिकॉग्नाइज योर टेंजिबल और द इंटेंजिबल एसेट्स। और भी एक दो कंडीशन होते हैं, बट दिस इज द मेजर कंडीशन। आपके लिए इतना ही काफी है, समझ आया? ठीक है। कैसे रिपोर्ट करते हैं मेरे, अभी स्पेशली इंटेंजिबल एसेट्स का रिकॉग्निशन यहाँ पे मैं सिखाऊंगा, ठीक है? बट उसके पहले मैं डिस्क्लोजर्स आपको समझाना चाहता हूँ। व्हाट इज कंपनी जब डिस्क्लोज करती है, वाई डिस्क्लोजर्स इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्लोजर्स फॉर द सीएफए चार्टर होल्डर्स, बेसिकली वो हम लोग समझेंगे। आई विल टेक यू टू एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है? मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैलेंस शीट खोला हूँ फॉर एनुअल रिपोर्ट फॉर 23-24। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सी, रिलायंस का आपका है एनुअल रिपोर्ट का पेज। यहाँ समझते हैं क्या क्या उसने डिस्क्लोज किया है। तो पहले उसने बोला कि 23-24 का, तो स्टार्टिंग से बोलेगा 1/4/2023 उसका फाइनेंशियल पीरियड का स्टार्टिंग है, एंड द क्लोजिंग इज में 31/24। उसने क्या बोला, ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है, वो क्या बोल रहा है, मेरा लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है,
व्हीकल्स है। राइट ऑफ यूज क्या होता है वो लीजेस में आपको समझाया जाएगा, ठीक है। एंड वो बोला मेरे पास ये अदर इंटेंजिबल एसेट्स है, तो ये आपका नोट्स टू अकाउंट से नॉर्मली नोट नंबर 1 ही होता है ये, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रॉस ब्लॉक है, मतलब मैंने ओपनिंग कितना था ग्रॉस ब्लॉक, मैंने डिप्रिसिएशन के पहले मेरा ग्रॉस ब्लॉक कितना था, मैंने कुछ एडिशंस किया है क्या, कुछ मैंने माल बेचा है क्या मेरे एसेट को, मेरा क्लोजिंग कितना था ग्रॉस ब्लॉक में। अभी डिप्रिसिएशन मैं बोलूंगा मेरा ओपनिंग डिप्रिसिएशन बैलेंस कितना था, इस साल का डिप्रिसिएशन कितना हुआ, डिडक्शंस कुछ हुआ है क्या, मैं क्लोजिंग कितना है, तो यहाँ से मेरे को नेट ब्लॉक पता चलेगा, ठीक है। ये मैं हर एक एसेट वाइज डिस्क्लोज करूंगा। सेकंड वो डिस्क्लोज करेगा वैसे इंटेंजिबल्स का, ठीक है। अभी वो डिस्क्लोज करेगा कि अगर मान लो कोई एसेट कोई चार्ज है उस पे, मतलब अगर वो एसेट के कोलेटरल है कोई लोन के लिए, तो वो भी उसको नोट्स अकाउंट में बताना पड़ेगा, दिस एसेट इज फॉर द कोलेटरल, हैव गिवन अ कोलेटरल फॉर दिस। इंटेंजिबल एसेट्स उसने कैसे एक्वायर किया, अगर वो परचेज किया या इंटरनली डेवलप किया कैसे किया वो बताएगा वो। कुछ अगर एसेट्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब वो एसेट्स को अगर बनना है, मतलब एसेट्स बन रही है, मतलब अब वर्क इन प्रोग्रेस है बेसिकली, आपने मान लो एक कोई एसेट वो कोई मशीनरी बना रहा है, 20% इज कम्प्लीटेड, तो वो बताएगा कि मैंने 20% कंप्लीट किया, दिस इज टू बी ड्यू इन दिस ईयर दैट ईयर वैसा, ठीक है। सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नाउ व्हाई द डिस्क्लोजर, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट डिस्क्लोजर टू अस एज एन एनालिस्ट। हम लोग को क्या समझना है ना, हम लोग को ये समझ में आएगा अच्छा कंपनी का ये जो एसेट है ये इस पे कोलेटरल है, मतलब वी कैन डिसाइड व्हाट इज द कोलेटरल वैल्यू। अगर वो डिफॉल्ट हो जाएगा तो मेरा ये एसेट वहां से चल जाएगा, करेक्ट ना। सपोज कंपनी ने रिलायंस ने 100 करोड़ का लोन लिया, अगर वो उस पर डिफॉल्ट कर जाती है तो वो 100 करोड़ वो कैसे कंपनी बैंक ले पाएगी मेरे से, कैसे रिकवर करेगी, अच्छा वो मेरा एसेट है कोलेटरल उससे रिकवर करेगी। अगर उसने मान लो मेरे को कोई एसेट बोला है, वो एसेट का मैं डिटेल्स देखूंगा, अच्छा वो एसेट ने वो एसेट का डेवलपमेंट सेट पे है कि क्या है, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है क्या, तो वो कब बन जाएगी, उससे मेरे को क्या फायदा मिलेगा। सपोज मैंने वो बोला एक मशीनरी बना रहा हूँ, मेरे को पता चला 2024 में 20% ही बनी है, वो बोल रहा है 27 में वो एसेट बन जाएगी पूरी, तो मेरे को पता है कि 3 साल टाइम है अभी वो एसेट बनने में। फिर मैं देखूंगा 3 साल बाद सपोज उस मशीनरी से वो कोई प्रोडक्ट बना सकता है, वो प्रोडक्ट बेचेगा, तो आई नो कि 27 तक वहां से कोई सेल नहीं आने पड़ेगी वो एसेट तक, 27 तक तो वो एसेट बनेगी, फिर वो कमीशन होगी, फिर वो 2029 से वो मेरे को एसेट सेल देगी, तो मैं सोच सकता हूँ कि जब मैं कंपनी को वैल्यू करूंगा आई कैन से कि वो जो कोई नई प्रोडक्ट है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जो एडिशन होंगे मेरे आपका क्या बोलते हैं उसको टाइम में, मतलब मेरे को ज्यादा कैपेसिटी में जो एक्सपेंशन को 2029 से होगा, तो मैं जब ग्रोथ दूंगा 2029 से दे पाऊंगा। सो दिस आर द यूज ऑफ द डिस्क्लोजर्स, आप डिस्क्लोजर्स का ऐसे एनालाइज कर पाओगे जो कंपनी डिस्क्लोज करती है। समझ आया व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द डिस्क्लोजर्स, हाउ एज एन एनालिस्ट वी कैन अंडरस्टैंड कि वो डिस्क्लोजर्स के क्या फायदे हैं, डिप्रिसिएशन कंपनी ने कितना लगाया है वो अपने समझ पाएंगे। इतना समझा। अच्छा कंपनी वो कुछ जो एसेट्स वो कुछ एसेट्स के नॉन ऑपरेटिंग यूज के लिए भी रख रही है, जैसे ऑफिस स्पेस नॉन ऑपरेटिंग हो सकता है, उससे कोई बेनिफिट फ्लो नहीं होगा, डायरेक्टली टू दी ऑपरेशंस, करेक्ट। वो सब देखेंगे हम, वो सब हम लोग समझेंगे। अच्छा कंपनी ने जो राइट ऑफ यूज किया है उसका वैल्यू क्या है, मतलब राइट ऑफ यूज एसेट्स क्या होता है, बेसिकली अपने लीज में लिया है वो एसेट्स को, दैट आर नॉट ओन बट अपने राइट ऑफ, मतलब राइट ऑफ यूज एक एसेट आप बनाओगे अपना एज पर इंडेक्स 116, वो आपके लिए जरूरत नहीं है, आपको समझना बट व्हाट इज द यूजेस। तो डिस्क्लोजर का यूज आपको समझ में है, वही डिस्क्लोजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एज एन एनालिस्ट। आप अकाउंटिंग तो देखो नहीं देखो बट डिस्क्लोजर्स आर मस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वो जो एसेट है या फिर वो है उसका क्या कॉज होगा आपके लिए, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट एसेट इन योर एनालिसिस। क्या उससे मैं सेल्स का ग्रोथ बना सकता हूँ, क्या उससे वो माल जब उसने बेचा है किस पे लॉस पे बेचा है प्रॉफिट पे बेचा है, वो एसेट क्यों बेच रहा है उसने, इफ दे हैव सोल्ड सम एसेट्स दे विल गिव यू सम रैशनल बिहाइंड इट, अगर वो कुछ लंबा चौड़ा, इफ इट इज नॉट एवरी ईयर्स डेली अफेयर, वो आपको रीजन देगा कि क्यों उसने माल बेचा, समझ आया क्यों उसने वो एसेट को बेचा। तो दैट इज द यूज ऑफ डिस्क्लोजर्स। फिर अपने आते इंपेयरमेंट और डी रिकॉग्निशन क्या होता है। इंपेयरमेंट क्या होता है, सपोज कंपनी नॉर्मल डिप्रिशिएट तो करती है एसेट को, ठीक है, डिप्रिशिएट करते करते अगर कंपनी को कभी लगा कि सपोज कंपनी के पास एक एसेट है, अभी मैं रिलायंस ही दिखाया था तो रिलायंस पे बताता हूँ। सपोज रिलायंस के पास प्लांट एंड मशीनरी उसने उसके पास है 11868 का, नेट ब्लॉक कितना है उसका 370 के। अभी मान लो प्लांट एंड मशीनरी है उसके पास 370 के का, ठीक है, वो डिप्रिशिएट कितना करती है हर साल 20 के, वो हर साल 20 के डिप्रिशिएट करती है, करेक्ट। मान लो यही है मेरा ग्रॉस ब्लॉक नेट ब्लॉक छोड़ दो, 370 के का मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, उस पर 20 के डिप्रिशिएट करती है।
सपोज तो अगले साल 350 के होना चाहिए, अगर मैं पकड़ूं एक बार एक रफ एग्जांपल, 370 माइनस 20 350 के होना चाहिए। मान लो कंपनी को लगा कि नहीं इसका 320 के वैल्यू होगा, मतलब वैल्यू कम हो गया है। मैं नॉर्मल जो डिप्रिशिएट करता हूँ करूंगा, पर मेरे को ईयर एंड पे पता चला नहीं है एसेट पे कुछ ईयर एंड या ज्यादा हो गया, बट इसका रीसेल वैल्यू या फिर आज अगर मैं माल बेचने जाऊँ वो एसेट को, मेरे को 320 के ही मिलेगा, तो वो मेरे को कॉस्ट से बहुत कम होंगे। तो मैं क्या करूंगा, जो 30 के का डिफरेंस है इसको मैं इम्पेयर कर दूंगा, मतलब ये कि मैं चार्ज दे दूंगा अपने बैलेंस पीएनएल में। क्यों दूंगा? सो दैट जब अगले साल मैं बेचू वो लंबा चार्ज मेरे को एकदम पीएनएल में बहुत ज्यादा हिट नहीं देता है। दिस इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव हम लोग खेल रहे हैं कि अगले साल मान लो 2-3 साल बाद अगर मैं एसेट को बेचा, पूरा मैंने मेरे बैलेंस शीट में ये नहीं दिखा मेरे को इतना बड़ा लॉस हुआ है, वो मतलब देयर इज नो लॉजिक फॉर दैट लॉस, मतलब वो ऑपरेशन से नहीं हुआ है, वो मैंने एक एसेट बेचा जिसका वैल्यू कम हो गया इसलिए मेरे को इम्पेयर करना पड़ा। तो अकाउंटिंग्स बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि आप रैशनली कंजर्वेटिव वे पे अगर आपको लगता है इम्पेयर होने वाला है, वो एसेट के वैल्यू कम हो गया, आप इम्पेयरमेंट आप एक चार्ज दे दो, वो चार्ज का नाम है इम्पेयरमेंट। समझ आया? ठीक है। अब कंपनी कोई एसेट को डी रिकॉग्नाइज कब करेगी? कंपनी तभी करेगी जब वो एसेट को उसको बेचना होगा या फिर वो एसेट का वहां से इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो नहीं कर रहा। नॉर्मली मैनेजमेंट बोलती है, बहुत बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं 50,000 या 20,000 से ज्यादा का अगर वो नेट वैल्यू नहीं है एसेट को, वो डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। ठीक है, वो एसेट का जो वैल्यू है, जो बहुत बड़े वैल्यू पे डिप्रिशिएट करते करते मान लो 20-50,000 उसका बचा वैल्यू, उसको डी रिकॉग्नाइज करती है। कंपनी बोलती नहीं, ये एसेट से मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट जो आ रही थी वो नहीं आ रही है, प्रोडक्ट मैं जो बना रहा था वो नहीं बना पा रहा हूँ, तो वो एसेट्स अगर वो मेरा प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, वो मेरे को धंधा में काम नहीं आएगा, तो एसेट रख के फायदा नहीं है। कंपनी बोलेगी मैं उसको सेल पे लगा देती हूँ, मतलब सेल करूंगी। अब कंपनी ने बोला आज मैं बेचूंगी, तो आज नहीं बेच सकते, उसको टाइम लगता है। तो कंपनी उसको एक हाइट में दिखा देती है, अगर मान लो 31 मार्च को जब कंपनी बैलेंस शीट बनाती है, तब तक अगर वो एसेट नहीं बिका है, बट मैनेजमेंट का इंटेंशन इज नॉट टू होल्ड दैट एसेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको बोलेगी कि सॉरी, वो आपको बोलेगी कि आई हैव हेल्प फॉर सेल एसेट्स, ऐसा एक हेडिंग रहेगा। यहाँ पे वो एसेट का नाम मान लो प्लांट एंड मशीनरी 10K का, यहाँ दिखा देगी। मतलब इससे आपको क्या समझ आएगा, इससे क्या आप एनालाइज कर पाओगे कि ये कंपनी का जो एसेट है ये कंपनी आने वाले कुछ समय में बेचना चाहती है। वाई? बिकॉज इससे मेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट या कुछ नया एडवांसमेंट आ गया, तो ये एसेट्स काम के नहीं है। समझ आया? दिस इज ऑल्सो डिस्क्लोजर, आपको अलग हेड में दिखाना पड़ेगी। तो इससे आप एज एन एनालिस्ट क्या समझ पाओगे, अच्छा कंपनी को आने वाले कुछ टाइम पे उसको एसेट पे इन्वेस्ट केपेक्स करना जरूरी हो जाएगा। आपका केपेक्स ही है ना वो, तो वो करना जरूरी हो जाएगा। कंपनी को पैसा जरूरत होगी, कंपनी तो यहाँ पे एक्सपेंड करेगी, कंपनी एक्सपेंशन करेगी या फिर नॉर्मल वीआरएंट है, वो एक्सपेंशन नहीं है बट वो नॉर्मल वीआरएंट है, नॉर्मल उससे कोई कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगी, बट सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको वो एसेट खरीदना पड़ेगा, उसको वहां पे खर्चा देना करना पड़ेगा। करेक्ट? समझ आया इसका लॉजिक? समझो व्हाई वी यूज, व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है। अभी कंपनी कभी कभी क्या करती है, रिवर्सल करती है इम्पेयरमेंट। वो कभी आईएफआरएस बोलता है कर सकते हैं, यूएस गैप बोलता है नहीं कर सकता है। कब कर सकता है नहीं कर सकता वो बात का बात है। ठीक है, दैट विल अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड्स। करेक्ट। मैं यहाँ पे आज आपको समझाना चाहता हूँ, बस कंसेप्ट समझाने हैं। मैं आपको कोई फॉर्मूला में नहीं लेके जाऊंगा, कुछ नहीं लेके जाना चाहता हूँ, बस मैं आपको कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि क्या है नहीं है। और ध्यान से सुनो बाबू, तुम स्पेशली तुम इधर देखो, फोन पे बाद में देखो। ठीक है, आओ इधर देखो। हाँ, इम्पेयरमेंट समझ आया? व्हाट इज इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का लॉजिक समझ आया? डी रिकॉग्निशन जब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, ऑब्वियसली आपका एसेट कम हो जाएगा, प्लांट एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कम होगा, बट अब कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश आगे कन्वर्ट। अगर नहीं आया उसको हेल्प फॉर सेल में दिखाना पड़ेगा। अगर पूरा पूरी सपोज अभी मान लो रिलायंस के पास, रिलायंस मान लो, चलो रिलायंस नहीं एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं आपको मैं। मान लो आईटीसी, आईटीसी क्लासमेट का कॉपी भी बनाती है, ठीक है, और अगरबत्ती भी बनाती है। अभी आईटीसी को लगा कि क्लासमेट कॉपीज आर ऑफ नो यूज, मतलब उसका सेल कम हो गया, बिकॉज सब कोई डिजिटली जाना चाहते हैं, तो डिजिटल पे फोकस ज्यादा हो जा रहा है, पेन पेपर पे कम हो रहा है। तो आईटीसी को लगा मेरे को ये जो सेल है ये फायदा नहीं दे रहा है, मतलब कंपनी ने इसके एसेट्स पे जितना इन्वेस्ट करके रखा है कंपनी को वो वर्थ नहीं लग रहा है। तो मान लो कंपनी ने 50 CR का इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मतलब एसेट्स खरीद के रखा है।
कंपनी ने डिसाइड किया मेरा जो ये जो ऑपरेशन है, ये जो पार्ट है, सम ऑफ द पार्ट्स है, मतलब एक जो सेक्टर है मेरा, एक जो प्रोडक्ट, उसको मैं यूज नहीं करूंगा, डिसकंटिन्यू कर दूंगा। तो कंपनी क्या बोलेगी कि मैं इसके सारे एसेट्स को बेच दूंगी। अब तुरंत तो नहीं बेच सकती, मान लो कंपनी ने दिसंबर में डिसाइड किया कि कंपनी को ये और डिसकंटिन्यू करना है, तो एक महीना में तो नहीं हो जाएगा। मार्च आ गया, मार्च में फाइनेंशियल्स में वो दिखाएंगे ये 50 CR का जो भी मेरा एसेट्स है वो हेल्ड फॉर सेल दिखाएंगे, एंड उसका लॉजिकल रीजन देंगे व्हाई दे आर गोइंग फॉर हेल्ड फॉर सेल। वो बोलेंगे मेरे को जो क्लासमेट सेक्टर का कॉपी है वो बिक नहीं रहा है, वो उसका सेल्स कम लग रहा है, मैनेजमेंट इज थिंकिंग दैट इसका सेल कम होगा बिकॉज ऑफ द डिजिटल थिंग। तो वो बोलेंगे कि अच्छा, फिर एनालिस्ट क्वेश्चन करेंगे, सो वेयर यू विल इन्वेस्ट दिस मनी, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट इज द अल्टरनेट प्रोडक्ट यू फोकसिंग हो। वो मान लो और कुछ बोलेंगे, वो कुछ भी बोल सकते हैं, आई विल नॉट बी इन दिस सेक्टर, मैं और कोई सेक्टर में जाना चाहता हूँ, तो वो ये काम कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये समझ में आएगा। अच्छा, आपने जब कंपनी का वैल्यू करोगे, जब आप क्लासमेट का अगर सेल पकड़े थे ग्रोथ पे, आप क्लासमेट का सेल्स और नहीं पकड़ोगे। अगर कंपनी ये नहीं बताएगा, आप तो 3-4 साल तक कंपनी को जो वैल्यू करो क्लासमेट का सेल के ऊपर भी कर रहे हो, बट दैट इज नॉट राइट। कंपनी ने मान लो 2024 में डिसाइड किया कि डिसकंटिन्यू करेगा, 25 से उसका सेल जीरो हो जाएगा, करेक्ट, क्लासमेट से। तो आप जब कंपनी का 24 में वैल्यू करो, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करो, आप तो वैल्यू कर ही ले रहे हो। आप क्लासमेट का सेल्स को पकड़ के वैल्यू करो, बट दैट इज रॉन्ग ना, दैट सेल विल नॉट बी देयर, नो, दैट इज जीरो फॉर यू। तो 24 में भी क्या करेगा, कंपनी जब सेल्स दिखाएगा ना अपना, जब पीएनएल में कंपनी सेल्स दिखाएगा आपको, तो कंपनी आपको दिखाएगा कंटिन्यूड ऑपरेशन से, यानी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से वो आपको अलग से दिखा देगा कि क्लासमेट से मेरे को इतना सेल हुआ था। मतलब आप जब नेक्स्ट ईयर 25 का जब ग्रोथ रेट करोगे, आप किसके ऊपर करोगे, कंटिन्यूड ऑपरेशन के ऊपर ग्रो करवाओगे, ना कि टोटल के ऊपर, बिकॉज ये तो क्लासमेट का सेल रहेगा ही नहीं आपके पास अगले साल से। दैट इज नॉट अ ट्रू पिक्चर विच विल गिव यू फॉर द वैल्यूएशन। समझ आया? एज एन एनालिस्ट समझ आया? आई नो दिस, मेनी ऑफ यू विल से कि सर क्या जरूरत है भैया, क्या जरूरत है, क्यों आप समझा रहे हो इतना। बाबू, इतना ही समझना जरूरत है, इतना ही काम आएगा आपको जब वेन यू विल सिट फॉर इंटरव्यू और वेन यू विल एनालाइज अ कंपनी। आप अपना दिमाग खोलो बस, नॉट डोंट स्टडी फॉर ओनली द एग्जाम्स, अपना दिमाग खोल के समझो कि क्या है टॉपिक, क्या समझाने चाह रहा है आपको, व्हाई दिस टॉपिक। जो भी करिकुलम बनाते हैं वो बहुत सोच समझ के बनाते हैं, अच्छा ये टोटल पे ये जरूरत होगा CFL1 के लिए, लेवल 2 के लिए ये, लेवल 3 के लिए। नथिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन, इन एवरी क्लास, इन एवरीथिंग आई टेल यू, नथिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, करेक्ट? ठीक, ये हमने इफेक्ट समझा। फिर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग समझेंगे। अब कंपनी बोलता है, स्पेशली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, इंटेंजिबल्स का हम लोग बात करें कि आप इंटेंजिबल्स 3 तरीके से एक्वायर कर सकते हो। एक हो गया आप इंटेंजिबल्स को खरीद सकते हो, सेकंड इंटरनली डेवलप कर सकते हो, मतलब खुद ही बना रहे हो, इन हाउस बना रहे हो। थर्ड इज आप कोई बिजनेस, आपको कंपनी के साथ मर्ज किए या कुछ किए, उसमें आपको जो इंटेंजिबल्स उस कंपनी के मिल सकते हैं। मान लो रिलायंस ने अभी एग्जाम्पल लेते हैं, जोमेटो ने ब्लिंकिट को हायर किया, एक्वायर किया। ब्लिंकिट को जब एक्वायर किया जोमेटो ने, ब्लिंकिट का अगर कोई भी इंटेंजिबल्स था तो वो जोमेटो कब हो गया, वैसे एक्वायर होगा, दैट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने एक्विजिशन किया। इंटेंजिबल्स आप अलग से खरीद सकते हो, ठीक है। अगर आप इंटेंजिबल्स बाहर से खरीद रहे हो, इफ यू आर बाइंग इट फ्रॉम आउटसाइड, मतलब आप बाहर से आउटसाइड से ले रहे हो, तो क्या बोला, आपने जिस रेट पे लिया, आपने जो कॉस्ट पे लिया, फेयर वैल्यू पे उसको दिखा दो। आप जो इंटेंजिबल ले रहे हो, मान लो आप कुछ भी ले रहे हो, एक सॉफ्टवेयर ले रहे हो, मान लो आपने जो सॉफ्टवेयर लिया, आपने जो कॉस्ट पे लिया उसका फेयर वैल्यू पे दिखा दो। आपने आज आज आपने मान लो 100 रुपये पे लिया, दैट इज ओनली द फेयर वैल्यू ना, तो उस पे आप अकाउंटिंग कर दो। अगर आप इंटरनली डेवलप कर रहे हो, मान लो आप कोई डेवलप करो इंटरनली सॉफ्टवेयर को, तो एक होता है रिसर्च कॉस्ट, एक होता है कि आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल गया। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, कंपनी रिसर्चिंग इंटू लॉट ऑफ थिंग्स, तो वहां से आपको ये समझ में आएगा कंपनी को हर चीज वो बैलेंस शीट पे नहीं दिखा सकती, कुछ उसका एक्सपेंस कर देना पड़ता है, बिकॉज ऑल द रिसर्च जो भी कंपनी, मान लो महिंद्रा जो भी रिसर्च कर रही है वो सब फ्रूटफुल होगी, कोई नेसेसरी नहीं है। मान लो महिंद्रा ने 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आइटम पे महिंद्रा रिसर्च करिए, माइट भी ये चारों फेल हो जाए, दिस रिसर्च इज नॉट डेवलपिंग समथिंग, मैंने कोई फ्रूटफुल नहीं, बट द फिफ्थ वन जो रिसर्च की, उससे लगता है उसको कुछ फ्रूटफुल मिल सकता है, मतलब कुछ ब्रेक थ्रू मिला। तो जब भी आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, मतलब आपको लगेगा हाँ ये कुछ फायदा दे सकता है, तभी वो जो रिसर्च कॉस्ट है, मैंने आप जो डेवलप करे थे इंटेंजिबल्स, तभी आप उसको बैलेंस शीट पे लेके आओगे, नहीं तो आप जो भी ये चारों पे आपने जो भी एक्सपेंस किया है वो पीएनएल पे हिट मार दो, पीएनएल पे डेबिट कर दो, मतलब खर्चा दे दो, चार्ज दे दो। समझ आया? लॉजिक समझ आया?
अगर आपको मैंने क्या बोलते हैं उसको, इंटरनली डेवलप्ड एसेट्स का कुछ अच्छा समझना है, एंड इफ यू आर कनेक्टेड टू द इंडियन स्टॉक मार्केट, प्लीज गो एंड सी महिंद्रा वाला। मैंने महिंद्रा के बैलेंस शीट में कोई भी साल उठा लो, 23 या 24, 25 तो अभी आएगा, ठीक है, तो 25 वाले में तो आप देखोगे अगले साल, बट 23 24 स्पेशली 24 वाले में जबरदस्त वो रिसर्च करे, हर एक नई नई चीजें पे करे। मतलब दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब इंडियन कंपनीज अगर आप देखोगे, अपने सेल का 1 या 2% या 3% कंपनी 1 या 2% या 3% रिसर्च पे लगाती है। बट महिंद्रा इज वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दे आर ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली इन दी ऑटोमोबाइल सेक्टर बट इन अ लॉट ऑफ सेक्टर्स। तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर दी, ऑब्वियसली आप रिसर्च करोगे तभी नए प्रोडक्ट्स लाओगे, तभी कंपनी विल हेल्प दी कंट्री ग्रो, करेक्ट? कंपनी भी ग्रो करेगी, कंट्री भी ग्रो करेगी। सो सी दैट, ओके, एंड लेट मी नो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम देयर। आपको वहां से यहाँ पे क्या कनेक्ट कर पाए, एंड देन first see this class, then go and check that बैलेंस शीट या आपका एनुअल रिपोर्ट, एंड देन कनेक्ट इट। अच्छा, डिस्क्लोजर्स ऐसे करने से ये फायदा होगा, अच्छा कंपनी ये रिसर्च करी है, देन सी। अच्छा मान लो उसने जैसे 24 में उसने कुछ कैपिटलाइज किया, उसने जो इंटेंजिबल्स डेवलप किया, वो एनसी क्या उसने कैपिटलाइज किया, देन यहाँ पे आके कनेक्ट करो। अच्छा सर ने बोला ये 5वां नंबर पे उसको ब्रेक थ्रू मिला, तब जाके उसने जो कॉस्ट था उसको कैपिटलाइज किया। उसने 3 चीजें, वो 4 चीजें तब रिसर्च करे थे, 3 चीजें का उसने 2 चीज, देवर 2 थिंग्स, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट एग्जैक्टली इट वाज, बट देवर 2 थिंग्स जो उसने एक्सपेंस कर दिया, एंड वन थिंग वाज व्हिच वाज गोइंग इनटू द बैलेंस शीट, बिकॉज दे हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, दे हैव गॉट समथिंग कि वो फ्रूटफुल या ब्रेक कुछ समझ, वो कुछ डेवलप कर पाएंगे। समझ आया? इतना समझ आया मेरे लाल? ठीक है, ये था अपना इंटरनली डेवलप्ड एसेट। तो इंटरनली अगर आपको कुछ लगता है कि ब्रेक थ्रू मिला, रिसर्च फेज में जो भी है वो सब एक्सपेंस कर दो, बट डेवलपमेंट फेज का जो भी कॉस्ट है वो आप बैलेंस शीट पे लेके आया। तो डेवलप पे कौन जाएगा, जब भी जो ब्रेक थ्रू मिलेगा तभी वो डेवलपमेंट में जाएगा, करेक्ट? मतलब यू नो कि 2-3 साल में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन फ्लो थ्रू, और समथिंग यू कैन मेक आउट ऑफ इट, समथिंग इज मेकिंग सेंस, देन ओनली गो टू द बैलेंस शीट, अदरवाइज पीएनएल। क्लियर? ठीक है। अभी आप बिजनेस एक्वायर करो, मतलब मान लो जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर किया, तो अभी मान लो सपोज ब्लिंकिट का वैल्यूएशन था, ब्लिंकिट को उसने 500 सीआर पे एक्वायर किया। अभी क्या पे किया, क्या किया, आई डोंट वांट टू गो इन द एग्जैक्ट नंबर्स, मैं आपको अभी समझाने बैठा हूँ, ठीक है? अभी जोमेटो का 500 करोड़ में उसने एक्वायर किया, जोमेटो ने ब्लिंकिट को। बट ब्लिंकिट का अगर वर्थ देखोगे, बैलेंस शीट नेटवर्क देखोगे, तो मान लो 480 करोड़ था, ठीक है? तो ब्लिंकिट को जो 20 करोड़ रुपए ज्यादा मिला, 20 शेयर जो ज्यादा मिला, दैट इज ड्यू टू द ब्रांड वैल्यू, दैट इज द गुडविल। माने ब्लिंकिट ब्लिंकिट है बोल के उसको 20 करोड़ ज्यादा मिला। अभी मान लो बिजनेस सेक्टर माने क्या, धंधे पे जो माल है, जो उसका इन्वेंट्री है, जो उसकी मशीनरी है, जो उसके लोग है, वो उसने एक्वायर किया, करेक्ट? लोगों का तो वैल्यूएशन नहीं हो सकता, दैट इज समथिंग हिडन कॉस्ट, माने हिडन वैल्यू। तो जोमेटो को एक्चुअली 480 करोड़ देना थे उनको, बट वो 500 शेयर क्यों दिए, वाई 20 शेयर मोर, बिकॉज ऑफ इट इज ब्लिंकिट। मतलब ब्लिंकिट है बोल के उसका 20 शेयर मिला। अभी मान लो ब्लिंकिट वाज इन अ वेरी नेसेंट स्टेज, मतलब एकदम उसको आइडिया, अभी जेप्टो को अगर पकड़ लो, जेप्टो वेरी स्टार्टेड 2020 में 21 में, अगर उसको कोई वैल्यू करता, उसको एक्वायर करता, उसको बोलता भाई एसेट का जो कॉस्ट है उससे भी कम पे एक्वायर करता। बट नाउ इट इज सच ए ह्यूज कंपनी, अभी आप उसको कोई एक्वायर करने जाएगा तो ओके आई विल गिव यू समथिंग एक्स्ट्रा, दैट एक्स्ट्रा इज योर गुडविल, दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट। उसका भी एक रिपोर्ट करोगे, उसको भी आप देखोगे कि अपना बैलेंस शीट पे लेके जाओगे। सेकंड इज, मान लो 480 शेयर्स पे अपने ब्लिंकिट को एक्वायर किया, अभी 480, अभी ब्लिंकिट के भी जो बैलेंस शीट था उसमें मान लो कुछ इंटेंजिबल एसेट्स थे, तो वो भी आपका हो गया। तो वो इंटेंजिबल एसेट्स के प्राइस को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, कैसे एलोकेट करोगे? मतलब वो इंटेंजिबल एसेट्स को आप अपने बुक में क्या प्राइस पे लेके आओगे? उसने अगर मान लो 10 शेयर पे रखा, तो आप भी 10 शेयर पे लाओगे? नहीं, आप लाओगे ये जो आपने 500 शेयर दिया है उसका एक परसेंटेज आप इस पे एलोकेट करोगे। कैसे होगा? दैट इज नॉट ऑफ यूज टू यू नाउ। समझ आया? इतना समझ आया? ब्लिंक मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर मान लो ब्लिंकिट के बैलेंस शीट में कोई एक पेटेंट है, पेटेंट तो क्या ही इसमें नहीं होगा, बट पेटेंट है मान लो 10 शेयर का, अभी जब जोमेटो ले आया तो ये पेटेंट इसका हो गया,
तो ये पेटेंट क्या वो 10 CR में लेके आएगा कि कम में लाएगा कि ज्यादा, दैट विल बी डिटरमाइंड ऑन दिस 500 शेयर। ये 500 शेयर आप एक परसेंटेज एलोकेट करोगे ये इंटेंजिबल पे, पेटेंट पे। ये समझ आया? तो हमने तीन चीज का ही रिपोर्टिंग पढ़ लिया। एक हो गया अगर इंटेंजिबल बाहर से लूंगा तो जो वैल्यू पे लूंगा दैट इज योर फेयर वैल्यू, उस पर रिपोर्ट करूंगा। इंटरनली लूंगा तो रिसर्च पे होगा तो सब पीएनएल पे जाएगा, डेवलपमेंट शीट पे जाएगा तो जो भी कॉस्ट है मेरा वो आप जाएगा बैलेंस शीट। बिजनेस कॉम्बिनेशन पे एक्वायर किया, जैसे जोमेटो ने ब्लिंकिट को किया, अडानी ने उस कौन से सीमेंट को किया, अंबुजा को किया, एसीसी को किया, वो किया। दिस आर एग्जांपल जहां पे आप अगर कोई भी गुडविल, अभी अंबुजा को उसने किया ऑब्वियसली हाई वैल्यू पे किया ना, व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट गुडविल। अभी आप कभी भी घर बनाओगे, यू फोकस है चलो अंबुजा पे दे दो, अंबुजा ले लो, एसीसी ले लो, दैट वैल्यू, दैट ब्रांड वैल्यू, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा कुछ प्रीमियम देना पड़ा, दैट इज प्रीमियम। ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैंने आपको बता दिया डिस्क्लोजर्स, पहले मैंने आपको समझा दिया, इम्पेयरमेंट एंड डीरेकग्निशन भी मैंने आपको समझा दिया। समझ आया? इतना समझ आया? अभी आप बोलोगे सर इफेक्ट, मैंने आपको थियोरेटिकल समझा दिया, व्हाट इज द इफेक्ट एज एन एनालिस्ट, अगर आपको मैथ्स नहीं आता। ठीक है, व्हाट यू विल डू इज, आप जाके तुरंत ये चैप्टर का स्क्वाइजर से या कहीं से भी आप नोट्स समरी देखोगे एंड गो फॉर द क्वेश्चंस। आई कैन गारंटी यू 80% आप निकाल लोगे। ठीक है, और एक नाम मैं बता देता हूं, अगर आपको इंटेंजिबल इम्पेयरमेंट निकालना है, दैट इज योर रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कुछ नहीं है, जो आप माल बेचोगे, अपना एसेट जो बेचोगे वो कितने में बेच सकते हो। मतलब मान लो मेरे पास 10 करोड़ का कोई एसेट है, मैं आज गया, मैं बोला 9.5 करोड़ में बेच सकता हूँ मैं मार्केट में पता किया दाम 9.5 करोड़ में बिक जाएगा, लेकिन बेचने के लिए भी मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या कोई ब्रोकरेज देना पड़ेगा, कुछ देगा, मेरे को लगा 25 लाख देना पड़ेगा, तो मैं 9.5 से ऐसे -0.25 कर दूंगा, मतलब मेरा एसेट बेचने का आज रिकवरेबल अमाउंट है 9.25। समझ आया? मैं कितने में माल बेच सकता हूँ माइनस माई चार्जेस, दैट इज माई रिकवरेबल अमाउंट। ये एक नया वर्ड था, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आईएफआरएस में, यूएस गैप में आप इंपेयरमेंट एक बार चार्ज कर दोगे तो रिवर्स नहीं कर सकते, बट आईएफआरएस में पॉसिबल है विद सर्टेन कंडीशंस। बट आई डोंट थिंक दैट इज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज आपको समझना था व्हाट इज द पिक्चर, व्हाट इंस्टीट्यूट वांट्स अस टू नो फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट, ये मेरा फोकस है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विथ माई इन माई मेथड ऑफ टीचिंग इज, मैं आपको कोई भी चैप्टर में दो तरीका से समझाना चाहता हूँ। द फर्स्ट इज कि चैप्टर आपको क्या समझाना चाहता है एज एन एनालिस्ट। ठीक है, इन द चैप्टर देयर विल बी ऑलवेज 20 to 30% कुछ भी पोर्शंस विच इज नॉट सो मच रेलिवेंट फॉर यू, इट इज रेलिवेंट फॉर जस्ट क्लियरिंग द एग्जाम्स। अभी जैसे इंपेयरमेंट कैसे निकालना, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर एन एनालिस्ट। आपको पता है इंपेयरमेंट है, व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द एनालिसिस, वो इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड बट दैट इज 20-30%। वही मैं बोल रहा हूँ, 80% नहीं है वो, समझना इज 80%। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी चैप्टर में दो पार्ट में डिवाइड कर दो, पहले मैं आपको समझा दूं एज एन एनालिस्ट आप कैसे सोचोगे, आप कैसे क्या करोगे, व्हाट इज इंस्टीट्यूट वांट्स यू टू नो। फिर मैं उसका जो 20-30% है, छोटे छोटे वर्ड जो दैट आर नॉट सो यूजफुल ओनली इट्स टू फॉर द एग्जाम्स, वो मैं आपको मतलब सेम चीज ही अलग से लास्ट में समझाऊंगा। इफ इट्स नॉट कनेक्टेड टू द चैप्टर देन वी विल गो फॉर सम्स। दिस इज हाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। अभी ये ये था मेरा हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, नाउ आई विल गिव यू नोट्स आल्सो विद अलोंग विद दिस, कि आप जब घर पे जाओगे यू डोंट नीड एनी इंस्टीट्यूट मटेरियल एंड ऑल, आप बस वो नोट्स पढ़ो, क्योंकि आपको मैं जो बोल रहा हूँ बहुत कुछ मैं बोलने जा रहा हूँ, आई हैव नॉट रिटन समवेयर। क्लास नोट्स आपको ये मिल जाएंगे, बट मैंने आपको बताया नहीं कुछ, तो वो आपको वहां पे मिलेंगे, कुछ आप खुद से लिख लो। समझ आया? इतना समझ आया? ऐसे हम लोग फ्लो पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, टिल देन एंजॉय करें एंड क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन लाइफ। बाय।